हेलो कक्षा 7 के विद्यार्थियों। विषय विज्ञान में हम अभी अध्याय 9 मृदा के बारे में पढ़ रहे हैं। हमने 3 प्रकार की मिट्टियाँ देखी। कौन कौन सी? तो बलुई बलुई मृदा, मृत्तिका जैसे हम मृण्मय भी कहेंगे, और दोमटी मिट्टी। ठीक है ना। और हमने उन तीनों का अंतःस्रवण दर देखा। तो सबसे पहले कौन आएगा अंतःस्रवण दर में? अ, बलुई मिट्टी, उसके बाद मृण्मयी, और तीसरे नंबर पर आएगी दुमटी मिट्टी। ठीक है ना। अब हम देखते हैं आगे मृदा में नमी के बारे में। क्या आप कभी ग्रीष्मकाल में किसी गर्म दिन की दोपहर में किसी खेत अथवा खुले मैदान से होकर गुजरे हैं? संभवतः आपने देखा होगा कि जमीन के ऊपर की वायु कम कंपदीप्त हो रही है, हिलती हुई नजर आएगी। कभी एकदम दोपहर में निकलिएगा तो आपको देखने को मिलेगा कि मिट्टी के मतलब मिट्टी के ऊपर से, मतलब हवा में, मृदा के कुछ ऊपर आपको हवा जो है वो हिलती हुई दिखाई देगी। दरअसल वह हिलती नहीं है, लेकिन बहुत ग्रीष्मकाल में गर्म होने के कारण जो मृदा होती है उसमें क्या रहता है वो तो हमें पहले से ही पता है कि उसमें भेज रहता है, मतलब पानी रहता है। ठीक है ना। तो वो जो पानी होता है वो गर्म होकर वायु में रूपांतरित हो जाती है और ऊपर की तरह उठती है, और हमें लगता है कि कुछ हिल रहा है। आपको दिखाई देगा जब आप ग्रीष्मकाल आएगा, तो आप ध्यान से देखिएगा जब आप बाहर जा रहे हो। कभी कभी डिस्कवरी पर हम लोग जब शो देखते हैं ना, जंगल वाले, तो उसमें भी दिखाई दे पड़ता है। ध्यान से देखिएगा और नज़र रखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे आग के अलाव से उठती है, ऐसा क्यों होता है? तो आपको पता होगा कि वो मैंने अभी-अभी आपको बताया कि जब मृदा में जो पानी होता है, वह गर्म होकर भाप में बदल जाता है और ऊपर की तरफ उठती है, मतलब जाती है, तो वह हमें ऐसे लगता है जैसे हवा हिल रही है। अब आगे देखिए क्रियाकलाप 9.5। एक कवच नली लेनी है, हमें भी देखनी है वो। ठीक है, यहाँ पर हम एक प्रयोग के द्वारा देखेंगे। एक क्वथन लेनी है, नली लीजिए, उसमें 2 चम्मच मिट्टी मिलाइए। ठीक है, इसे कुछ समय तक किसी लौ पर गर्म कीजिए और क्वथन नली का प्रेक्षण कीजिए। हमें देखना है गर्म करके मिट्टी को। ठीक है, कि क्या होता है। अब देखेंगे कि गर्म करने पर क्या होता है, तो आपको भाप जैसी कुछ अंदर से निकलती हुई दिखाई पड़ेगी। क्या आपको कहीं जल की बूंदें दिखाई देती है, या साइड पर आकर जल की बूंदें लग जाएगी? अब आप लोग को पता है कि कोई भी चीज़ गर्म करने पर पानी भाप बन जाता है, और फिर वो ठंडा भी हो जाता, ठंडा होकर पानी में बदल जाता है। गर्म करने पर मृदा में से जल वाष्पित होकर ऊपर उठता है और कवच नली के ऊपरी भाग की अपेक्षाकृत ठंडी भीतरी दीवार पर संघनित हो जाता है। गर्म दिनों में मृदा से जल के वाष्पन के कारण ऊपर उठती जलवाष्प वायु को अपेक्षाकृत सघन बना देती है। क्या करती है? जल वाष्प जो होती है वायु को अपेक्षाकृत सघन बना देती है। इससे सूर्य के प्रकाश के परावर्तन के कारण मृदा के ऊपर की वायु हमें कंपदीप्त प्रतीत होती है। समझे कि हमें क्यों दिखाई देती है? अगर आपको यह कारण में पूछा जाए तो आपको यह लिखना पड़ेगा कि गर्म दिनों में मृदा से जल के वाष्पन के कारण। किसके कारण? मृदा में जो जल पाई जाती है उसके वाष्पन के कारण ऊपर उठती जलवाष्प वायु को अपेक्षाकृत सघन बना देती है। इससे सूर्य के प्रकाश के परावर्तन के कारण मृदा के ऊपर की वायु हमें कंपदीप्त प्रतीत होती है। तो यह आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है। तो प्रकाश का परिवर्तन होता है। आपको ये पता है कि कोई भी चीज़ें हमें कब दिखाई देती है? तो कोई भी चीज़ें हमें तब दिखाई देती है जब सूर्य जो होता है उसकी जो किरणें होती है वो हमें हमारे कहीं भी टकराती है, किसी पदार्थ के साथ टकराती है, और वो वहाँ से परावर्तन होकर, यहाँ से यहाँ परावर्तन होकर हमारी आँखों में चली जाती है, और हमें कोई भी चीज़ें दिखाई देती है, जो हम आगे वाले पाठ में पढ़ेंगे।
ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि मृदा जो होती है सूर्य की जो किरणें होती है, जो प्रकाश होता है, ठीक है, सूर्य का जो प्रकाश होता है वह वो मृदा के ऊपर की वायु, तो प्रकाश के परिवर्तन के कारण वो वहाँ पर प्रकाश के जो परावर्तन होता है वो वायु में टकराकर, तो उसके कारण मृदा के ऊपर की वायु हमें कंपदीप्त प्रतीत होती है। मृदा को गर्म करने के बाद इसे कवथन नली में से बाहर निकाल लें। ठीक है। अब मृदा को हमने गर्म कर लिया, उसमें से सारी भाप क्या हुई, उड़ गई। तो अब क्या रहेगा, इसमें सिर्फ कोरी मिट्टी रहेगी। तो उसकी तुलना उस मृदा से करें जिसे गर्म नहीं किया गया हो, मतलब जो भेज वाली हो। ठीक है। तो आपको अलग रंग की दिखेगी। क्यों? तो एक में पानी का जो भाग था वो था, दूसरे में नहीं है क्योंकि वो उड़ गया। तो एक है जो गहरे रंग की दिखाई मिट्टी देगी और दूसरी जो है वो थोड़ी डार्क दिखाई देगी, रंग की दिखाई देगी। ठीक है। अब आगे देखिए, मृदा द्वारा जल का अवशोषण। मृदा द्वारा जल का अवशोषण मतलब कि कौन सी मृदा है जो पानी का अवशोषण ज़्यादा करती है? क्या सभी प्रकार की मृदा समान मात्रा में जल का अवशोषण करती है? आइए यह जानने के लिए एक क्रियाकलाप करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये देखने के लिए कि सभी मृदा जो होती है वो एक जैसा या समान मात्रा में जल शोषण अवशोषण करती है या अलग-अलग मात्रा में जल का अवशोषण करती है, ये देखने के लिए हम एक क्रियाकलाप करेंगे। सबसे पहले प्लास्टिक की एक कीप लीजिए। ठीक है, क्या लेना है? प्लास्टिक की कीप। फ़िल्टर पत्र लेना है अथवा समाचार पत्र के कागज़ का एक टुकड़ा भी चलेगा। लेकर उसे मोड़कर चित्र 9.7 के अनुसार कीप में लगा लीजिए। मतलब एक करनी बनाकर, छलनी बनाकर उसके लगा लेनी है। किसी मृदा के शुष्क पाउडर का 50 ग्राम तौलकर उसे कीप में लगाइए, फ़िल्टर पत्र में डालिए। ठीक है, उस फ़िल्टर पत्र में हमें 50 ग्राम क्या डालना है? किसी एक मृदा का शुष्क पाउडर डालना है। किसी मापन सिलेंडर में जल लेकर उसकी माप नोट कर लीजिए। ठीक है, हमें किसी एक माप का जल लेना है, जैसे कि 10 ml, 20 ml, 50 ml या 100 ml। ठीक है, और उसको माप लेना है। अब इस जल को बूंद-बूंद करके कीप में रखी मृदा के ऊपर डालिए। आप इस कार्य के लिए ड्रॉपर का उपयोग भी कर सकते हैं। बूंद-बूंद डालना है, एक से जैसे ढर से नहीं डाल लेना है। सारा जल एक ही स्थान पर न गिरकर उसे पूरी मृदा पर डालिए। जल डालना तब तक जारी रखिए जब तक कि वह रिस कर कीप में के नीचे गिरना आरंभ न कर दे। ठीक है, हमें जल डालते रहना है, ड्रॉपर की सहायता से डालते रहना है, डालते रहना है, डालते रहना है, जब तक कि वह पूरा जो जल है वो पहले तो सोखेगा। ठीक है ना? पहले तो मिट्टी में हम जल डालते हैं तो वो सोख लेगा, लेकिन हम डालते ही रहेंगे, डालते ही रहेंगे, डालते ही रहेंगे, तो पूरी मिट्टी में पानी जल भर जाएगा। अब बढ़ा हुआ जो जल है, मतलब जो वधारे ज़्यादा हुआ पड़ा जल है, वो रिस कर नीचे गिरने लगेगा। ठीक है? जल डालना तब तक जारी रखें जब तक कि वह रिसकर कीप से नीचे गिरना आरंभ न कर दे। मापन सिलेंडर में बचे जल को मापकर उसे प्रारंभिक माप से घटा लें, जिससे आपको मृदा द्वारा धारण किए जल का आयतन ज्ञात हो जाएगा। अपने परिणामों को नोटबुक में नोट कर लीजिए। ठीक है, तो हमें अलग-अलग मिट्टी लेनी है। हमें मृदा मिट्टी लेनी है, हमें मृणमयी भी लेनी है और हमें डुमटी मिट्टी भी लेनी है और बलुई मिट्टी भी लेनी है। ठीक है, तो तीनों मिट्टी हमने ले ली, अलग-अलग कीप में उसको डाला और एक जैसा एक नाप का पानी हमें लेना है और ड्रॉपर की सहायता से उस पर डालना है। कुछ देर तक वह पानी पीते रहेगा, लेकिन जब वो सारा पानी मतलब पूरी उसकी मिट्टी गीली हो जाएगी, तो अब वो पानी रिसकर कहाँ गिरेगा? नीचे आपको एक बर्तन रखना है, उसमें गिरेगा। अब जो वह बर्तन में इकट्ठा हुआ पानी है, वो फिर से वह माप में डालिए, जिससे हमने पहले वाला पानी को मापा था, और नाप लीजिए कि कितना पानी कम हुआ है। मतलब जो पानी वह मिट्टी पी गई है ना,
उतना पानी हमें कम मिलेगा। तो कौन सी मिट्टी ने कितना ज़्यादा पानी पिया है वह हमें वहाँ से पता चलेगा। दोमटी मिट्टी ने, बलुई मिट्टी ने, या फिर मृणमयी मिट्टी ने। इस तरह से, ठीक है। हमें आखिर में कौन सी मिट्टी को मापना है? ये वाला पानी को मापना है। उससे हमें क्या पता चलेगा? मृदा के जल का अवशोषण पता चलेगा कि कौन सी मृदा जो होती है वो ज़्यादा पानी पीती है या ज़्यादा पानी का अवशोषण करती है। मृदा का द्रव्यमान भार इज इक्वल टू 50 ग्राम। तो हमें कितनी मिट्टी लेनी है? 50 ग्राम मिट्टी। मापन सिलेंडर में जल का आरंभिक आयतन UmL, मापन सिलेंडर में जल का अंतिम आयतन VmL, ठीक है। तो हमें U में से, मतलब सबसे पहले हमने जितना जल उसमें डाला, उसमें से हमें जो पानी नीचे रिसकर मिला उसको क्या करना है? माइनस करना है। मृदा का अवशोषित जल का द्रव्यमान U माइनस V ग्राम, ठीक है। 1 ml जल का द्रव्यमान 1 ग्राम के बराबर होता है। तो हमें यहाँ पर एक सूत्र मिला है, यह है अवशोषित जल का प्रतिशत। हम कैसे निकालेंगे? तो U माइनस V, मतलब सबसे पहले हमने जितना पानी लिया उसमें से रिसकर जो पानी नीचे के बर्तन में से हमें मिला उसको बात करना है, इजी उसके नीचे हमें 50 से उसका भाग करना है और गुणा 100 करना है। तो हमें प्रतिशत, अवशोषित जल का प्रतिशत मिलेगा। जब हम यह क्रियाकलाप सच में करेंगे तो यहाँ पर हमें आंकड़े भी मिल जाएंगे, ठीक है। इस क्रियाकलाप को मृदा के विभिन्न नमूनों के साथ दोहराइए। क्या आपको सभी नमूनों के एक समान परिणाम प्राप्त होते हैं? ठीक है, नहीं होंगे, क्योंकि हर मिट्टी का हर मृदा का का अवशोषण की मात्रा अलग अलग होती है, ठीक है। हर मृदा की जल अवशोषण की मात्रा अलग अलग होती है। जैसे दुमटी मिट्टी जो होती है वो पानी कम सोखती है, ठीक है। तो वो तुरंत अवशोषण, मतलब पूरा पानी अपने आप से ज़्यादा पानी निकाल देगी। चिकनी मिट्टी होती है तो वह पानी को जल्दी से रिसने नहीं देगी। और जो दुमटी मिट्टी होती है वह अपने आप में पानी सोख लेती है, उसका अवशोषण ज़्यादा होता है, तो वह नीचे कम अंतःस्रवण करने देगी, ठीक है। किस प्रकार की मृदा की अंतःस्रवण दर सबसे अधिक होती है? तो बलुई मिट्टी की, ठीक है ना। किस प्रकार की मृदा की अंतःस्रवण दर सबसे कम होती है? तो चिकनी मिट्टी, मतलब मृणमयी मिट्टी। बूझों ने अपने पड़ोसी से सुना कि वर्षा के 8 या 10 दिन बाद तालाब अथवा कुओं में जल का स्तर बढ़ जाता है। किस प्रकार की मृदा में जल सबसे कम समय में और सबसे अधिक मात्रा में अंतःस्रावित होकर कुएं तक पहुंचेगा? तो बलुई मिट्टी, ठीक है ना। क्योंकि बलुई मिट्टी जो होती है वो सबसे कम समय में और सबसे अधिक मात्रा में अंतःस्रावित होकर कुएं तक पहुंचेगा, ठीक है। किस प्रकार की मृदा सबसे अधिक मात्रा में जल धारण करती है और किस प्रकार की मृदा सबसे कम? तो सबसे अधिक जो जल को धारण करती है वो होती है दुमटी मिट्टी। वो अपने आप में, क्योंकि उसमें ह्यूमस की मात्रा भी ज़्यादा होती है, तो वह अपने आप में जल को ज़्यादा धारण करती है। और किस प्रकार की मृदा सबसे कम? तो बलुई मिट्टी, क्योंकि वह उसके जो कण होते हैं वो बड़े होते हैं, अलग अलग होते हैं, तो वह अपने आप में पानी को कम सोखने देती है। क्या आप कोई और विधि बता सकते हैं जिससे अधिक वर्षा जल अंतःस्रावित होकर भूजमल तक पहुंच जाए? तो आजकल लोग क्या करते हैं, भूगर्भ जल का जो स्तर होता है उसे बढ़ाने के लिए कृत्रिम तौर तरीके अपनाते हैं। जैसे बारिश का जो पानी होता है वो डायरेक्ट कुएं में डालते हैं, खेत में इकट्ठा करते हैं और फिर उसको कुएं तक पहुंचाते हैं और कुएं में डालते हैं। जिससे क्या होता है कि पानी जो होता है वो रिस कर जाने के बजाय डायरेक्ट कुएं से अंदर भूगर्भ जल में चला जाता है, जिससे कि भूगर्भ जल का स्तर जो होता है वो बढ़ जाता है। मैं उसके लिए एक वीडियो आपको भेजूंगी। अगला हम कल पढ़ेंगे।